नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका केजीएन टेस्ट ट्यूब बेबी हॉस्पिटल लातूर यहाँ पे। सर, आज मैं जो सवाल लेके आया हूँ वो आजकल की यंग जनरेशन के लिए सवाल है, जो कि बहुत कॉमन है। और आज की यंग जनरेशन जो है ना, शायद ये सवाल पूछने से शर्माती है या हिचकिचाती है। सर, आजकल ना नपुंसकता के बारे में यंग जनरेशन को काफ़ी गैर समझ है, या वो सेक्सुअल फंक्शन कैसे होता है या डिसफंक्शन कैसे होता है, इसके बारे में आप उनको क्या एक्सप्लेन करना चाहोगे? अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें तो कुछ सच है, कुछ सच नहीं लगता है मुझे। आजकल की यंग जनरेशन को सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम है जितना हमारे ज़माने में मालूम रहते थे। तो आजकल की इंटरनेट के वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन उसमें कुछ सही इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है। और इसकी वजह से यंग जनरेशन में सेक्स के बारे में कुछ गलतफहमियां ज़रूर है, लेकिन सेक्स के बारे में मालूमात नहीं ऐसा नहीं है। आजकल के जनरेशन को बहुत ज़्यादा मालूमात है। तो दो तीन चीज़ें हैं इसमें कि अगर अभी तो गवर्नमेंट चाह रही है कि बच्चों को स्कूल में ही सेक्स एजुकेशन दे। उसकी वजह ये है कि अगर गलत कंसेप्ट कुछ रहेंगे तो वो सेक्सुअल प्रॉब्लम में या सेक्सुअल डिस्फंक्शन में वो उस तब्दीली हो सकता है। इसलिए गवर्नमेंट का प्लान ही है सेक्स एजुकेशन इंट्रोडक्शन, और कुछ जगह शुरू भी हो चुका है। तो सेक्स इज ए नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, जैसा कि रेस्पिरेशन है और सर्कुलेशन है, ये जैसा प्रोसेस है वैसे ही सेक्स एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, और इसके बारे में मालूमात होना भी चाहिए। अगर ये इस सही मालूमात नहीं मिलने से बहुत सारे वक्त सेक्सुअल डिस्फंक्शन होते हैं। सेक्सुअल फंक्शन और डिस्फंक्शन मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। आज हम सिर्फ मेल सेक्सुअल फंक्शन, व्हाट इज द नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन, और उसमें क्या एबनॉर्मलिटी होती है, एबनॉर्मलिटी को ही हम सेक्सुअल डिस्फंक्शन कहते हैं। तो आज हम मेल सेक्सुअल फंक्शन और डिस्फंक्शन के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली मेल सेक्सुअल फंक्शन में तीन पार्ट होते हैं, एक इरेक्शन, दूसरा इजैकुलेशन और तीसरा इमिशन। तो जिसमें लिंग की जो ताठरता होती है उसे हम इरेक्टाइल इरेक्शन कहते हैं। दूसरा फिर इजैकुलेशन होता है जो इसमें वीर्य निकल जाता है, और इमिशन जो लास्ट पार्ट ऑफ द टॉप ऑफ द सीमेन, उसे हम इमिशन कहते हैं। तो ये तीन पार्ट में होता है। तो इसमें का मेन पार्ट जो है कि मेन पार्ट बहुत सारे बच्चों में या फिर मेल में प्रॉब्लम आता है कि इरेक्शन में प्रॉब्लम आता है। व्हाट इज इरेक्शन? इरेक्शन होता है एक एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कॉर्पस कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये दो टाइप के मसल होते हैं पेनिस में। और जब इरेक्शन होता है, साइकोलॉजिकल अराउजल होता है, तो उसमें आर्टरी से ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा आता है, और उस आर्टरी के ब्लड सप्लाई के वजह से और वेनस रिटर्न कम हो जाता है। तो किसी भी ऑर्गन में अगर ब्लड सप्लाई बहुत होता है और वहाँ से उतना ही रिटर्न इनपुट ज़्यादा होगा और आउटपुट कम होगा, तो उस ऑर्गन में ब्लड की वजह से जो ताठरता आती है उसे हम इरेक्शन कहते हैं। तो ये इरेक्शन होता है। अगर ये इरेक्शन नॉर्मल नहीं हुआ तो सेक्सुअल फंक्शन नहीं होगा, और ये इस इरेक्शन नहीं होने की वजह होती है कि कुछ आर्टेरियल डिसीजेस हैं, या फिर साइकोलॉजिकल कुछ इनहिबिशन होते हैं, या फिर कुछ वेनस टाइप के बीमारियां होते हैं, जो वास्कुलर आर्टरी और वेन्स के जो बीमारियां होते हैं, या फिर कोई ड्रग्स की वजह से भी इसमें कुछ अगर गतिरोध पैदा होता है तो वो इरेक्शन होने में प्रॉब्लम हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इरेक्शन के ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, इजैकुलेशन के बहुत कम प्रॉब्लम होते हैं, इजैकुलेशन और इमिशन। सर, जैसे आपने बताया, ये जो सेक्सुअल डिस्फंक्शन है वो कितने टाइप के होते हैं? जैसा कि मैंने अभी तीन सेक्सुअल प्रोसेस के तीन पार्ट बताया। एक इरेक्शन है, दूसरा इजैकुलेशन है, और तीसरा जो है सो इमिशन है। तो ये तीनों में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दो या तीन टाइप के कॉमन प्रॉब्लम है। एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसमें जितना सफिशिएंट इरेक्शन होना चाहिए वो इरेक्शन नहीं होता है, और दूसरा इजैकुलेशन प्रॉब्लम है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में पेनिस का इरेक्शन कम होता है, और इजैकुलेटरी डिस्फंक्शन में जो होता है कि इट इज ए प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। जैसा कि सेक्स का जो भी ड्यूरेशन है, उस शॉर्ट ड्यूरेशन में विदिन 1 मिनट इरेक्शन होने के विदिन 1 मिनट इजैकुलेशन होता है, तो इसकी वजह से इसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं।
तो कॉमनली ये दो प्रॉब्लम है। और कभी कभी रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, जैसा कि सीमेन, इजैकुलेशन में सीमेन बाहर आना चाहिए और फीमेल के वजाना में जो इमिशन होना चाहिए उसके बजाय वो बाहर नहीं आते हुए उल्टे डायरेक्शन में खुद के यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, मेल के यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। इट इज कॉल्ड एज रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन। बोल तो सामने आने के, फॉरवर्ड आने के बजाय वो रिट्रोग्रेड जाता है। सर अभी आपने ये तो बता दिया कि ये कैसे होता है, और ये सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है उसकी मेजर कॉजेज क्या होती है? हाँ, सेक्सुअल डिसफंक्शन के मेजर कॉजेज दो एक्चुअली, कुछ फिजिकल कॉजेज हैं, फिजिकल रीजंस हैं, और कुछ है जो साइकोलॉजिकल हैं। फिजिकल रीजन जो भी वजह है, जैसा कि फिजिकल वजह में डिसीजेस ऑफ द आर्टरी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ब्लड सप्लाई में अगर प्रॉब्लम आया तो इरेक्शन नहीं होगा। तो डिसीजेस ऑफ द आर्टरी, डिसीजेस ऑफ द वेसल्स इंक्लूडिंग द वेन्स, फिर उसके साथ साथ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जैसा कि ब्रेन का कनेक्शन होता है, और जो अराउजल जो फेज है कि उस सेक्स की भावना जो है, अगर भावना ही नहीं होती है, और ये भावना नहीं होने की वजह कहीं तो भी सेंसरी पाथवे में प्रॉब्लम आ सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड तक। ये तो कहीं भी न्यूरोलॉजिकल अगर डिसऑर्डर्स है तो उससे भी हो जाता है। फिर उसके साथ साथ डायबिटीज़ में ब्लड वेसल्स पे बहुत इफेक्ट होते आता है, तो डायबिटीज़ की वजह से भी होता है। कभी कभी ड्रग्स जो रहते हैं, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स, जो एंटी डिप्रेशन ड्रग का भी एक साइड इफेक्ट है, उसकी वजह से भी इरेक्शन नहीं होता है। तो ये दीज आर द फिजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल रीजंस। अब दूसरा साइकोलॉजिकल कुछ है। बहुत सारे पेशेंट जो डिप्रेशन में रहते हैं, जो स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर वर्क प्लेस में कुछ स्ट्रेस है, या फिर उनके मियाँ बीवी के रिलेशंस में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसकी वजह से भी इरेक्शन नहीं होता है और सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है। सर ईडी नाम का कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है क्या? हाँ, आजकल ईडी बोले तो लोगों को कुछ लगता है कि वो एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट का जो चल रहा है जी, वैसा हमारे इनफर्टिलिटी में भी एक ईडी होता है जी। उसे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। जैसा कि अभी सेक्सुअल फंक्शन में जो नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन नहीं होगा और इरेक्शन में जो प्रॉब्लम होता है तो हम उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अभी जैसा मैंने बताया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है ब्लड वेसल्स के डिसऑर्डर्स हो, या फिर वेनस डिसऑर्डर्स हो, या न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर डायबिटीज़ है, अल्कोहल है, ड्रग अब्यूज़ है, इस चीज़ों की वजह से जो इरेक्शन में प्रॉब्लम होता है तो उसे हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। सर अभी जैसे आपने ईडी के बारे में बोला, तो अभी मान लीजिए किसी पेशेंट में ईडी होगा तो उसकी आप जांच कैसे करते हैं और उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम किसी भी पेशेंट का या फिर किसी भी बीमारी का इलाज करते वक्त हम हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट की हिस्ट्री में ये लगता है कि उसका फर्स्ट टाइम कब सेक्स हुआ था, फिर सेक्सुअल फंक्शन में जो पहले जो था वैसा ही है या कुछ कम हुआ है, या फिर एग्जैक्ट कौन से फेज में उसे प्रॉब्लम आता है, इसकी हम हिस्ट्री लेते हैं। और उस हिस्ट्री के हिसाब से फिर हम एक अंदाज लगा देते हैं कि इसका प्रॉब्लम हिस्ट्री में, जैसा कि फॉर एग्जांपल अल्कोहल की हिस्ट्री है, ड्रग की हिस्ट्री है, या फिर कुछ एडिक्शन है जैसा कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये इसकी हिस्ट्री लेते हैं। फिर उसके बाद जो ऐसे डिसीजेज जिसमें ब्लड वेसल्स पर इफेक्ट होता है, जैसा कि डायबिटीज़ है, फिर हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, ये चीज़ें हैं कि हम हिस्ट्री में देखते हैं। और इसके बाद फिर हम जनरल एग्जामिनेशन करते हैं। जनरल एग्जामिनेशन करने के बाद कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, उसके हार्मोन लेवल्स देखते हैं, टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स देखते हैं, टेस्टोस्टेरोन के लेवल, और बाकी कुछ डायबिटीज़ है या फिर कुछ बीमारियाँ हैं उसके हम ब्लड टेस्ट की वजह से, ब्लड टेस्ट और हार्मोन टेस्ट करके हम उसे डायग्नोस करते हैं। और बेसिकली कभी कभी ये होता है कि इट इज़ ए लो लिबिडो बोले तो इट इज़ ए डिज़ायर फॉर द सेक्स। कभी कभी होता है कि डिज़ायर फॉर द सेक्स कम होती है और पेशेंट उसको भी डिसफंक्शन बोलते हैं। और ये डिज़ायर फॉर सेक्स जो है बहुत सारे वक्त स्ट्रेस की वजह से, ऑफिस का स्ट्रेस है, या फिर फैमिली में कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं, मियाँ बीवी में कुछ प्रॉब्लम है, तो वैसे वक्त भी जो सेक्स का डिज़ायर है वो कम होता है। तो एक बार डायग्नोसिस होने के बाद कि इस इरेक्टाइल डिसफंक्शन ईडी का रीज़न क्या है अगर मालूम होता है तो उस हिसाब से जो रीज़न है उस रीज़न को हम ट्रीट करेंगे। बेसिकली ब्लड वेसल के डिसीजेस है तो हम वो ब्लड वेसल के जो डिसीजेस है उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। बहुत सारे वक्त मेडिकेशन से वजह से जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे
ब्लड फ्लो बढ़ता है, सर्कुलेशन बढ़ता है, ऐसे ड्रग्स देते हैं। और उसके साथ साथ साइकोसोशल ट्रीटमेंट, जैसा कि साइकोलॉजिकल उसका ट्रीटमेंट है कि उसका रीज़न है, समझो उसका मेंटल हेल्थ बराबर नहीं है, या फिर डिप्रेशन है, या फिर मियाँ बीवी के कॉन्फ्लिक्ट हैं, तो ये अगर सॉल्व करेंगे, तो अंडरलाइंग रीज़न उसका सॉल्व करेंगे, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं होगा। और इस तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीट किया जाता है। सर अभी जैसे अपन ने आज सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में बात किया है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि अभी ये सब प्रिवेंट करने के लिए या प्रिकॉशंस लेने के लिए, ये सब तकलीफें ना हो, इसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे यंग जनरेशन को? सिंपल फार्मूला है, फिजियोलॉजिकल हेल्दी रहना ये प्रिवेंशन का सबसे बेस्ट तरीका है। फॉर एनी रीज़न, किसी भी अपना शारीरिक कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए फिजियोलॉजिकल, जितना फिजियोलॉजिकल रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। बेसिकली सेक्स फिजियोलॉजिकल है और ये रिलेटेड है ब्लड वेसल से, और ये रिलेटेड है हार्ट से। तो नॉर्मल सेक्स रहने के लिए हार्ट और ब्लड वेसल्स नॉर्मल रहने चाहिए। तो हार्ट और ब्लड वेसल नॉर्मल रहने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, जैसा कि अच्छा डाइट ज़रूरी है, अच्छी नींद ज़रूरी है, अच्छा फाइबर कंटेंट रहने वाला डाइट ज़रूरी है, एक्सरसाइजेस ज़रूरी है, मेंटल स्ट्रेस कम होना चाहिए। तो जैसा कि अच्छे हार्ट के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, वही अच्छे सेक्स के लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर तुम वो फॉलो करते रहेंगे, और एक बेसिक कि जैसा कि आपने बहुत सारे एडवर्टाइज वगैरह देखते होंगे, हिंदी में आता है, बचपन की कुछ गलत आदतों की वजह से तुम्हारे सेक्स का प्रॉब्लम आई है, या ऐसा कुछ नहीं होता है। वो जस्ट उनके कुछ जड़ी बूटी बेचने के लिए कुछ लोग ऐसे करते हैं, दैट इज़ रॉन्ग। और इसकी वजह से यंग जनरेशन में बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं, जैसा कि बचपन में मास्टरबेशन करने से आगे के प्रॉब्लम हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर सेक्स एजुकेशन, या फिर प्रॉपर आदमी से गाइडेंस लेना चाहिए। किसी का भी जो अनएजुकेटेड है या फिर जिस फील्ड में उसे मालूमात नहीं, ऐसे आदमी से या दोस्तों से सलाह मशवरा करने के बजाय अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए। और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मियाँ बीवी में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए। अगर आपस में नहीं सुलझ गए तो फिर डॉक्टर के पास आके काउंसलर के थ्रू वो प्रॉब्लम्स अपने सुलझाना चाहिए। तो दो चीज़ें हैं, फिजिकली हेल्दी रहना चाहिए और मेंटली भी हेल्दी रहना चाहिए। फिजिकली हेल्दी रहने के लिए तुम्हारा डाइट, एक्सरसाइज, मेंटल पीस ये ज़रूरी है। और साइकोलॉजिकली फिट रहने के लिए तुम्हारे मियाँ बीवी के रिलेशन अच्छे रहने चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें अच्छे हैं, तुम्हारा हार्ट अच्छा है और तुम्हारा पार्टनर के साथ तुम्हारा रिलेशन अच्छा है, तो ईडी नहीं होगा, तो ईडी को डरने की ज़रूरत नहीं है।